हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बिहार एसटीईटी के शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता यानी कि आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल के लिए जो 50 मार्क्स का जो आपका पेपर आता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले मैंने कल भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको किया था, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। कल के डेट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे आर्ट ऑफ टीचिंग के 50 मार्क्स के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टच करने की, देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ज़्यादा 14 अक्टूबर से ही शुरू होने वाला है। आपके पास समय बहुत कम है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से किसे शिक्षण का निम्नतम स्तर भी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग? तो सबसे निम्नतम स्तर, सबसे नीचे का स्तर को क्या कहा जाता है? तो मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर सबसे नीचे का होता है। स्मृति स्तर को शिक्षण का निम्नतम स्तर कहा जाता है क्योंकि इसमें विद्यार्थी केवल जानकारी को याद करते हैं, बिना उसकी गहराई से समझ के वो रटने पे आधारित होता है। तो ये सबसे नीचे का स्तर होता है। समझ के स्तर में अंडरस्टैंडिंग, वो अंडरस्टैंड करते हैं। रिफ्लेक्ट, चिंतनशील में उसके बारे में सोचते हैं कि ये सही है कि गलत है। लाइक क्रिएटिविटी का इसको बोलते हैं। तो सबसे मेमोरी लेवल सबसे नीचे का होता है। सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन है कि आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों का सुझाव है कि शिक्षण की प्रक्रिया अवश्य होनी चाहिए, तो रचनात्मक और मनोरंजक होनी चाहिए, क्रिएटिव एंड एंटरटेनिंग होनी चाहिए, ताकि बच्चों को मन लगे उसमें। थर्ड क्वेश्चन है कि शिक्षक को शिक्षण सामग्री का चयन इस प्रकार करना चाहिए ताकि वह उच्च स्तर का मानसिक विकास प्राप्त कर सकता है, वह लोकतांत्रिक समाज में रहने में सक्षम नागरिकों का निर्माण कर सकता है, वह शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। ही कैन इजिली अटेंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, दिस वन इज करेक्ट। वह शिक्षार्थी को बाद में जीवन को साथ समायोजन में मदद करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि छात्र यह दिखाने के लिए एक मॉडल बनाते हैं कि कोई चीज कैसे काम करती है, तो वे कौन से होते हैं? तो यदि कोई छात्र एक ये दिखाने के लिए मॉडल बनाता है, यानी कि वो उस चीज को प्रयोग कर रहा है, प्रैक्टिकली कर रहा है, तो उसे अप्लाइंग, अनुप्रयोग करना कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वे अपने अर्जित ज्ञान और समझ का उपयोग व्यवहारिक रूप से कर रहे हैं ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि एक विशिष्ट प्रणाली या अवधारणा कैसे कार्य करती है, जो कि अनुप्रयोग स्तर को दर्शाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भावात्मक क्षेत्र से संबंधित उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक क्षेत्र से कौन सा इसमें संबंधित है? तो छात्र ईमानदारी को महत्व देता है। ये एक भाव से यानी कि अफेक्ट से रिलेटेड करता है। यह छात्रों के मूल्यों, दृष्टिकोण और भावनाओं से जुड़ा है, जो उन्हें सामाजिक और नैतिक रूप से विकसित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विधि कटौती की प्रक्रिया की तरह है, जिसमें आप एक बड़ी अवधारणा को छोटी अवधारणा में काटते हैं। द नॉलेज अचीव्ड बाय दिस मेथड इज परमानेंट, इस विधि से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। तो ऊपर दिए गए कथन किस शिक्षण पद्धति को संदर्भित करता है? तो यह एनालिसिस को संदर्भित करता है, यानी कि विश्लेषण को। द टॉप डाउन मेथड इज, टॉप डाउन मेथड क्या होता है? तो टॉप डाउन में आप लोग अपना सीटेट के एग्जाम में भी दिए होंगे। टॉप डाउन मेथड ये आपके निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड को कहा जाता है। वहीं बॉटम अप अगर पूछते तो वो आगमन विधि को कहा जाता है, इंडक्टिव मेथड को। विच इज नॉट द मोड ऑफ CAI, कौन सी CAI की विधि नहीं है? आंसर होगा क्वेश्चन मोड, प्रश्न विधि ये CAI की विधि नहीं है।
CAI के सामान्य तरीकों में ट्यूटोरियल मोड यानी कि नया ज्ञान देना, ड्रिल मोड अभ्यास करना शामिल है, जबकि प्रश्न विधि जो है शिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह स्वयं CAI का एक अलग मोड नहीं है, बल्कि इन मोड्स के भीतर उपयोग की जाने वाली एक तकनीक है। नेक्स्ट है, वर्गीकरण के आधार पर पाठ्य योजना कितने प्रकार की होती है? तो पाठ्य योजना जो है 3 प्रकार के होते हैं। ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर पाठ्य योजना 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है संज्ञानात्मक, जिसमें ज्ञान और समझ होता है। भावनात्मक, जिसमें मूल्य एवं दृष्टिकोण। मनोज्ञात्मक, इसमें शारीरिक कौशल। क्षेत्र पर आधारित पाठ्य योजनाएं हैं। नेक्स्ट है कि तैयारी, प्रस्तुति, डैश और उत्पादन पाठ्य योजना के 4P है। 4P में क्या क्या आते हैं? तो 4P में तैयारी, प्रस्तुति एंड प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास करें, और उत्पादन जो है पाठ्य योजना के 4P है। माइक्रो टीचिंग इज ए, सूक्ष्म शिक्षण क्या है? तो सूक्ष्म शिक्षण जो है एक शिक्षण का सरल करना है। इसमें जो है शिक्षण प्रक्रिया को छोटे छोटे घटकों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि कम छात्र, कम समय और एक विशिष्ट कौशल पर ध्यान केंद्रित करना। यह शिक्षकों को वास्तविक कक्षा के दबाव के बिना अभ्यास करने और अपनी शिक्षण क्षमताओं में सुधार करने में मदद करता है। नेक्स्ट है कि शिक्षण और सीखना समग्र शैक्षिक प्रक्रिया में शामिल जुड़वा डैश है। आंसर होगा एक्टिविटीज है, यानी कि गतिविधियां। शिक्षक विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित करते हैं? तो शिक्षक जो है विद्यार्थियों को बाय रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन के द्वारा जो है प्रेरित करते हैं। अब रीइंफोर्समेंट क्या है? तो पुनर्बलन जो है सकारात्मक, जैसे प्रशंसा या पुरस्कार। पुनर्बलन यानी कि सकारात्मक होता है, जैसे अगर कोई अच्छा काम किया कोई स्टूडेंट, तो उसका जो है प्रशंसा करना, उसको कुछ गिफ्ट दे देना, कुछ पुरस्कार देना, जिससे वो मोटिवेट हो सके। और नकारात्मक में कैसे आते हैं? तो जैसे किसी अवांछित स्थिति को हटाना, दोनों तरह का हो जाता है। नेक्स्ट है, ए चाइल्ड फ्रेंडली क्लासरूम शुड हैव, एक बाल अनुकूल कक्षा में क्या होना चाहिए? तो सामग्रियां उपयुक्त आकार की होनी चाहिए ताकि बच्चे उन तक पहुंच सके। पर्याप्त सस्ती सामग्री होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है बर्बादी करते हैं, ये भी नहीं होगा। फर्नीचर और सामग्री बड़े आकार के होने चाहिए, क्योंकि वो बहुत तेजी से बढ़ते, ये भी नहीं होगा। पर्याप्त महंगी सामग्रियां होनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सामग्रियां जो है उपयुक्त आकार की होनी चाहिए ताकि बच्चे उन तक पहुंच सके। मटेरियल शुड बी सुटेबल साइजेस बिकॉज चिल्ड्रन कुड रीच। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द बेसिक पर्पस ऑफ सुपरविजन इज टू हेल्प, पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य डैश में सहायता करता है। तो पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य जो है ये किसमें सहायता करता है? इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य जो है शिक्षकों को शिक्षण विधियों में सुधार करके और विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। इसका लक्ष्य बच्चों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में सहायता करना है, जिससे उनके समग्र शैक्षिक अनुभव में सुधार हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उन्हें उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक प्रकाशित कब की गई थी? तो ये आपके 1935 में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट है, एज ए काउंसलर द टीचर इज सपोज टू बी, एक परामर्शदाता के रूप में शिक्षक को क्या माना जाता है? तो आत्म नियंत्रण युक्त, सेल्फ कंट्रोलिंग नहीं, ये गलत है। कक्षा व्यवहार और विषय के प्रति अपने दृष्टिकोण में उत्तेजक और कल्पनाशील, स्टिमुलेटिंग एंड इमेजिनेटिव, ये भी आपका जो है। फिर उसके बाद है छात्रों के व्यवहार से संबंधित समस्याओं से सीधे संबंधित है, ये जो आपका पॉजिटिव लग रहा है।
कक्षा में अलग अलग बच्चों पर नजर रखते हुए मार्गदर्शन करने वाला, ये जो है सबसे सुटेबल लग रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक परामर्शदाता के रूप में शिक्षक को मार्गदर्शन करने वाला माना जाता है। उसी कक्षा में प्रत्येक बच्चे पर नजर रखनी चाहिए और उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को समझना चाहिए। शिक्षक का दृष्टिकोण उत्तेजक और कल्पनाशील होना चाहिए, जो छात्रों के व्यवहार और विषय के प्रति उनके दृष्टिकोण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करे। वे छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना आधारित शिक्षण की विशेषता है? कौन सी जो है परियोजना आधारित शिक्षण की विशेषता है? तो इसमें छात्रों के लिए शारीरिक और मानसिक गतिविधि शामिल है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन पढ़ाने वाले शिक्षक के अलावा किसी अन्य शिक्षक द्वारा किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होगा? तो छात्रों के साथ अन्यायपूर्ण और पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन जो है अवलोकन से संबंधित नहीं है? ऑब्जर्वेशन से इसमें से कौन संबंधित नहीं है? तो कंट्रोल यानी कि नियंत्रित करना ही जो है अवलोकन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक छात्रों को लिखित निबंधों का आकलन करने के लिए एक रूब्रिक का उपयोग करता है। यह एक उदाहरण है। रूब्रिक का उपयोग करता है, ये जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक आकलन है। इसमें जो है क्रिएटिविटी को इंपॉर्टेंट दिया जाता है। इन एमसीक्यूज द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इज, एमसीक्यू में समस्या का कथन क्या है? आंसर होगा स्टेम। स्टेम वह भाग है जिसमें प्रश्न या समस्या दी जाती है। यह मुख्य कथन होता है जिसके आधार पर विकल्प में सही उत्तर चुना जाता है। पाठ्यचर्या विकास के बाद सामग्री में सुधार के लिए उपयोग जाने वाला मूल्यांकन क्या होगा? आंसर इसका हो जाएगा आपका ए, पाठ्यक्रम विकास के बाद सामग्री में सुधार के उपयोग के लिए मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन है। यह मूल्यांकन किसी पाठ्यक्रम या शिक्षण प्रक्रिया के अंत में किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की समग्र उपलब्धि और पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का आकलन करना होता है। इसके परिणामों का उपयोग भविष्य के पाठ्यक्रम सुधारों या कार्यक्रमों को जारी रखने या बंद करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि पाठ्यचर्या के मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यचर्या विकसित करने वाले डैश की प्रकृति को समझने में मदद करती है। आंसर होगा लर्नर के, शिक्षार्थी की प्रकृति को जो है समझने में मदद करती है। हाउ वुड यू मेक योर स्टूडेंट इंडिपेंडेंट? आप अपने विद्यार्थियों को स्वतंत्र कैसे बनाएंगे? तो गिव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरीवन, आदेश देकर आज्ञाकारिता की अपेक्षा कर, ये गलत है। उनके छोटे मोटे झगड़ों को नजरअंदाज कर, ये भी गलत है। उनके लिए उनकी समस्याओं का समाधान कर। तो स्वतंत्र जो है बनाना है तो सभी को जो है जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देके उसे स्वतंत्र बनाता है। यदि आप देखें कि आपकी कक्षा में छात्र ऊँघने लगते हैं यानी कि जो है आपका जम्हाई लेने लगते हैं तो आप क्या करोगे? तो ध्यान आकर्षित करने के लिए एक आदेश देंगे, गलत है। उन्हें शारीरिक रूप से सक्रिय होने का अवसर प्रदान करेंगे, उन्हें डांटेंगे, कुछ देर के लिए पढ़ाना बंद कर देंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सबसे पॉजिटिव लग रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्यान आकर्षित करने के लिए एक आदेश देंगे, ये यहाँ पे आपका गलत है, बी ही आपका जो है सही लग रहा है। नेक्स्ट है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सी नीति 1975 में शुरू की गई थी? Which of the following policies was introduced in 1975? तो 10 वर्षीय विद्यालय हेतु पाठ्यचर्या करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल जो है 1975 में शुरू की गई थी। चॉक बोर्ड एक प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है। तो चॉक बोर्ड ये जो है विजुअल इनकी दृश्य जो है ये शिक्षण सामग्री है। यह शिक्षकों को जानकारी लिखने और चित्र बनाने की सुविधा प्रदान करता है, जिसे छात्र देखकर जानकारी को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं।
नेक्स्ट है कि एक शिक्षक ने चतुर्थ श्रेणी के छात्रों को पढ़ाने के लिए पौधों के विषय के रूप में लिया। उसने सीखने के अवसर प्रदान किए। तो समूहों में पत्तियों का संग्रह, पत्तियों की आकृतियों, आकारों और अन्य लक्षणों के बारे में चर्चा। तो ऐसी गतिविधियों के लिए शिक्षक को किस बात को सबसे ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए? तो बच्चों द्वारा अधिक से अधिक संभावित रूप में पत्तियों को कई नाम याद करने के लिए, काम के विषय में बच्चों का विवरण, गतिविधि के साथ बच्चों का निरंतर जुड़ाव, एक दूसरे के साथ बच्चों की बातचीत, अवलोकन और सहयोग। ये जो है ये सभी इसमें सही लग रहा है। तो सबसे पॉजिटिव पूछे तो ए है। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग में बसंत नाम से किस कवित्री ने कविता लिखी थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। भारत का सबसे छोटा वन्य राज्य कौन सा है? तो पंजाब जो है ये भारत का सबसे छोटा वन्य राज्य है। और सबसे बड़ा पूछे तो मध्य प्रदेश हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है एकात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण है? यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसमें से श्रीलंका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकात्मक शासन प्रणाली में केंद्रीय सरकार के पास प्रमुख शक्तियां होती है और क्षेत्रीय या प्रांतीय इकाइयों को समिति स्वायत्ता प्राप्त होती है। तो श्रीलंका जो है एकात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण है, जहां केंद्रीय सरकार का पूर्ण नियंत्रण है और प्रांतीय परिषदों की शक्तियां केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? पूछ रहा है। तो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित इसमें से कौन नहीं थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है ये चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास है? तो गोरा ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई उपन्यास है, जो 1910 में जो है ये उपन्यास प्रकाशित हुई थी। बात करें अगर दुर्गेश नंदिनी की, तो इनका जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का गण देवता ताराशंकर बनर्जी का उपन्यास है। लॉन टेनिस के खेल में मिश्रित युगल प्रारूप में टीम के साथी होते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला होता है। हम उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो अदालत में लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है? उसे हम लोग वकील कहते हैं। प्लेग क्या है? तो प्लेग जो है एक जीवाणु जनित बीमारी है, बैक्टीरियल डिजीज है। या यार्सेनिया पेसिस्टिस नामक जीवाणु के कारण होती है और यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है जिसे ऐतिहासिक रूप से ब्लैक डेथ के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारियों का एक समूह है? तो मच्छर से चिकुनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का जलवाष्प में परिवर्तन को डैश कहा जाता है? तो जल का जलवाष्प में परिवर्तन वाष्पीकरण यानी कि इवापोरेशन कहलाता है। यदि किसी आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है तो उसकी परिमिति ज्ञात करना है। तो परिमिति निकालने के लिए आयत की क्या होता है? तो 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 L 15 दिया हुआ है, बी 3 दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे 2 इंटू 18 36 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मिलियन में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो 1 मिलियन में 6 शून्य की संख्या होगी। 43 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आंसर आप सॉल्व करेंगे तो 61 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन 44 ये भी जो आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 99 प्लस 9/10 प्लस 9/1000 इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 99.909 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 पैसे इज इक्वल टू 7 पैसे के बराबर क्या है? तो 0.07 रुपए। जैसे 100 पैसे में 1 रुपए, तो 7 पैसे में 1 इंटू 7/100 करेंगे, 7/100 करेंगे तो 0.07 हो जाएगा।
दिए गए प्रश्न में प्रश्नात्मक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनना है। आंख, नृत्य, कान। आई मतलब डांस देखना, ईयर मतलब सॉन्ग सुनना। बी जो है करेक्ट हो जाएगा। दिए गए अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर आएगी? रीजनिंग का क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा EYZ। सी माता है ए और बी की, सी जो है माता है ए और बी की। यदि डी पति है बी का पति जो है डी है, तो ये लेडीज हुई। तो सी कौन है? डी की। तो सी जो है सी माता थी, तो डी की कौन है? तो वो सासू माँ हो जाएंगी, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन जो है शिक्षित पुरुष है परंतु नगर में रहने वाली नहीं है? तो नगर में रहने वाले लोग पुरुष और शिक्षित पुरुष पूछ रहा है, लेकिन नगर में नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे जो है 11 जो है ये हो जाएगा, शिक्षित भी है और पुरुष भी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो आई जो है हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो ये रहे आपके आर्ट ऑफ टीचिंग के एंड अदर स्किल्स के जो है 50 क्वेश्चन जो आते हैं आपके बिहार STET में। तो आज का ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट जो है आपको फिर से अपलोड कर दिए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब तक आपके पेपर होंगे डे बाय डे आपको जो है पर डे आर्ट ऑफ टीचिंग के वीडियो अपलोड किए जाएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आज तक पूछे गए हैं सभी जो है आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, ताकि आपको बिहार STET के एग्जाम में कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, क्योंकि PYQ से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपके मिलते हैं। आपके एग्जाम में बहुत कम समय है, लग जाइए तैयारी में अच्छे से। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच।